हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय लेक्चर सीरीज़। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था वायरस के इंट्रोडक्शन एंड कैरेक्टर के बारे में। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं वायरस का क्लासिफिकेशन एंड वायरस का मल्टीप्लिकेशन। तो स्टार्ट करते हैं हम क्लासिफिकेशन से। वायरस जो है वैसे तो होस्ट प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग क्लासीफाई किया जाता है। जैसे कि अगर वायरस का होस्ट प्लांट सेल है तो हम उस वायरस को बोलेंगे प्लांट वायरस। अगर वायरस का होस्ट एनिमल सेल है तो हम उसे बोलेंगे एनिमल वायरस। अगर वायरस का होस्ट बैक्टीरियल सेल है तो फिर हम उसे फाज, और फिर एक्सक्लूसिवली फिर कुछ पर्टिकुलर, जैसे कि अगर बैक्टीरियल सेल में स्पेसिफिक कोई पर्टिकुलर बैक्टीरिया है जैसे कि इकोलाई, तो हम उसे बोलेंगे फिर कॉलीफाज। मतलब हमने यहाँ पे वायरस को उसके होस्ट के प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग डिवाइड किया। बट ये जो क्लासिफिकेशन है ये काफ़ी ब्रॉड क्लासिफिकेशन होता है, इसीलिए साइंटिस्ट लॉफ, हॉर्न एंड टर्नियर ने 1962 में एक क्लासिफिकेशन दिया। इसमें वायरस को कुछ 4 इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग क्लासीफाई किया, जिसमें उन्होंने इंक्लूड किया टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड, प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ एनवेलप, सिमिट्री ऑफ कैप्सिड एंड नंबर ऑफ प्रोटीन सब यूनिट के अकॉर्डिंग उन्होंने वायरस को क्लासीफाई किया। और इसी क्लासिफिकेशन को फर्दर फिर इंटरनेशनल कमिटी फॉर टेक्सोनॉमी ऑफ वायरस ने एक्सेप्ट किया, और इसमें वायरस को अप्रॉक्सीमेटली 50 फैमिलीज़ में कैटेगराइज किया गया। तो हम देखते हैं कि ये क्लासिफिकेशन किस टाइप से स्टार्ट हुआ। तो वायरस को जो है फाइलम वायरा को उन्होंने 2 सब फाइलम में डिवाइड किया, डीऑक्सीवायरा एंड राइबोवायरा। डीऑक्सीवायरा में वो सारे वायरस जिनका जेनेटिक मटेरियल डीएनए है उन्होंने इस कैटेगरी में, इस सब फाइलम की कैटेगरी में पुट किया, और जिनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए है उन्हें इस राइबोवायरा की कैटेगरी में पुट किया। अब हम बात करते हैं कि डीऑक्सीवायरा का फर्दर क्लासिफिकेशन क्या है। तो इन्होंने फिर फर्दर उनको 3 क्लासेस में डिवाइड किया। क्लास 1 उन्होंने बोला डीऑक्सी हेलिका, क्लास 2 उन्होंने बोला डीऑक्सी क्यूबिका, और क्लास 3 डीऑक्सी बाइनला। डीऑक्सी हेलिका में वो वायरसेस को पुट किया गया जिनकी हेलिकल सिमेट्री थी। डीएनए जो है या हेलिकल सिमेट्री के अंदर इनक्लोज्ड था। डीऑक्सी क्यूबिका में इन्होंने उन वायरसेस को पुट किया जिसमें डीएनए जो है वो क्यूबिकल सिमेट्री के अंदर इनक्लोज्ड था। और डीऑक्सी बाइनला में इन्होंने उस वायरसेस को पुट किया जिनमें क्यूबिकल हेड होता है और हेलिकल टेल होती है। मतलब इस टाइप के जितने भी वायरस थे वो इस कैटेगरी में आए। फिर फर्दर इस क्लास को उन्होंने ऑर्डर में रखा, और ऑर्डर के अंदर फिर फैमिलीज़ आती हैं। ऑर्डर के आखिरी में एल्स लगा हुआ होता है, और फैमिली के आगे विरिडी लगा होगा, और जीनस में वायरस आएगा। तो इसका इम्पॉर्टेंट एक था कीटोवायरल्स। इसमें जनरली जो नेकेड कैप्सिड थे, मतलब जिसमें एनवेलप प्रेजेंट नहीं था, वो वायरस इस कैटेगरी में आए। और इसके अंदर मैक्सिमम हमें स्टडी करने को आते हैं पॉक्स वायरस या इंसेक्ट वायरस को। अब बात करते हैं डीऑक्सी क्यूबिका। इसमें वो वायरस थे जिनमें डीएनए क्यूबिकल सिमेट्री के अंदर इनक्लोज्ड था। इसके अंदर उन्होंने 2 ऑर्डर को प्लेस किया, हैप्लोवायरल्स और पेप्लोवायरल्स। हैप्लोवायरल्स में नेकेड वायरस थे। नेकेड वायरस से मतलब जिनमें एनवेलप एब्सेंट था। और पेप्लोवायरल्स में इन्होंने उन वायरसेस को पुट किया जिसमें एनवेलप प्रेजेंट था। तो पहले तो डीएनए जेनेटिक मटेरियल, साथ में फिर क्यूबिकल सिमेट्री, और क्यूबिकल सिमेट्री के बाद नेकेड वायरस और एनवेलप्ड वायरस। तो इस तरीके से उन्होंने न्यूक्लिक एसिड, प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ न्यूक्लिक एनवेलप एंड सिमेट्री के अकॉर्डिंग उन्होंने फर्दर क्लासिफिकेशन किया। तो इसमें जनरली वो एडिनोवायरस आते हैं जो आइज़ में इन्फेक्शन कॉज करते हैं। और पेप्लोवायरल्स में उसकी एक फैमिली में इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि हर्पीज़ विरिडी, और इसमें जो वायरस है वो है हर्पीज़ वायरस।
अब बात करते हैं डीऑक्सीबाइनेला में। ये जो वायरस होते हैं ये कम्प्लीटली नेकेड होते हैं, इनमें क्यूबिकल हेड होता है और हेलिकल टेल होती है। इसकी इंपॉर्टेंट फैमिली है फैगोविरिडी और इसमें मोस्टली फेजेस आते हैं। फेजेस जो होते हैं जो किसी पर्टिकुलर बैक्टीरिया वगैरह को अटैक करते हैं और फिर अपना उनसे मल्टीप्लिकेशन की प्रोसीजर को कंप्लीट करते हैं। अब बात करते हैं हम सेकेंड सब फाइलम की, राइबोवायरा। तो फर्स्ट सब फाइलम था डीऑक्सीवायरा और सेकंड सब फाइलम है राइबोवायरा। राइबोवायरा जो है इसमें जेनेटिक मटेरियल कौन है, आरएनए है। अब इसके बाद इसको फर्दर क्लासेस में डिवाइड किया गया। क्लास 1 थी राइबोहेलिका एंड क्लास 2 है राइबोक्यूबिका। इसका मतलब है आरएनए जो है वो हेलिकल स्ट्रक्चर में इनक्लोज्ड है और यहाँ पर आरएनए जो है वो क्यूब लाइक स्ट्रक्चर में इनक्लोज्ड है। इसके बाद इस फर्दर जो क्लास थी इसको ऑर्डर में और ऑर्डर को फिर फैमिली में डिवाइड किया गया। इसके अंदर उन्होंने 2 इम्पॉर्टेंट ऑर्डर बताए, रेब्डोवायरल्स एंड सेगोवायरल्स। रेब्डोवायरल्स में कैसे वायरसेस को इंक्लूड किया, नेकेड, मतलब जिनमें एनवलप एब्सेंट था। और सेगोवायरल में उन्होंने उन वायरसेस को प्लेस किया जिसमें एनवलप प्रेजेंट था। रेब्डोवायरल्स की कैटेगरी में मैक्सिमम प्लांट वायरस आते हैं और सेगोवायरल्स की कैटेगरी में मिक्सोवायरसेस यानी कि जो वायरस इन्फ्लुएंजा और मीजल्स कॉज करते हैं वो इस ऑर्डर के अंदर आते हैं। अब बात करते हैं राइबोक्यूबिका की। तो हमने देखा कि इसमें जो है सिमिट्री होगी वायरस की, वो क्यूब लाइक सिमिट्री होगी और इसमें 2 इम्पॉर्टेंट ऑर्डर है, जिम्नोवायरल्स एंड टोगावायरल्स। जिम्नोवायरल्स में नेकेड वायरस को कैटेगराइज किया गया और टोगावायरल्स में उन वायरसेस को रखा गया जिनमें एनवेलप प्रेजेंट था। जिम्नोवायरल्स में फर्दर फिर फैमिलीज़ में कैटेगराइज किया और फैमिलीज़ के अंदर इंपॉर्टेंट वायरस हैं जो कि पोलियोमेलाइटिस यानी जो पोलियो कॉजिंग वायरस हैं उनको रखा और रियो वायरसेस को। और टोगावायरल्स में एक इम्पॉर्टेंट टोगावायरल्स के ऑर्डर में अर्बो वायरस को रखा, अर्बो वायरस जो कि बॉर्न वायरस या जो ऑर्थ्रोपोड में मैक्सिमम इन्फेक्शन कॉज करते थे उन वायरसेस को टोगावायरल्स के ऑर्डर में प्लेस किया गया। तो इस तरीके से ये एक मेजर क्लासिफिकेशन दिया गया साइंटिस्ट लॉफ हॉर्न एंड टर्नियर के थ्रू और ये मोस्ट एक्सेप्टेबल क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस माना गया। अभी हमने पढ़ा क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस के बारे में। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ वायरस। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वायरस को पढ़ने के लिए इससे पहले हम पढ़ेंगे एक स्पेशल टाइप ऑफ वायरस जिसको हम बैक्टीरियोफाज बोलते हैं। ये बीएससी के सिलेबस में इंक्लूडेड है इसका स्ट्रक्चर, इसलिए हम इसकी पहले स्टडी करते हैं। जब भी कोई वायरस बैक्टीरियल सेल पे अटैक करता है और उससे एज अ होस्ट उसका होस्ट बैक्टीरियल सेल होती है और उसमें जाकर वो अपना मल्टीप्लिकेशन करता है तो उस वायरस को हम बोलते हैं बैक्टीरियोफाज। वो और ये जो बैक्टीरियोफाज होते हैं ये ऑब्लिगेटेड होते हैं ओनली फॉर बैक्टीरियल सेल। ये सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरियल सेल में ही इन्फेक्शन कॉज करते हैं। और यहाँ पर एक स्पेसिफिक टर्म भी दी जाती है, वो बैक्टीरिया जो किसी पर्टिकुलर वो वायरस जो किसी पर्टिकुलर बैक्टीरियल सेल पे अटैक करता है उसे हम स्पेशल नेम देते हैं। जैसे कि वो वायरस जो इकोलाई बैक्टीरियल सेल पर अटैक करेगा उसे हम बोलते हैं कॉलीफाज। अब अगर हम इसका स्ट्रक्चर को देखें तो ये जो फाज का जो स्ट्रक्चर है कॉलीफाज या बैक्टीरियल फाज जो है, इसका स्ट्रक्चर हम देखें तो ये एक हेड और टेल से मिलकर बना हुआ होता है। ये हेड है, रीज़न को हम बोलते हैं पॉलीहेड्रल हेड। इस पॉलीहेड्रल हेड के अंदर इनक्लोज्ड होता है डीएनए मॉलिक्यूल। ये डीएनए मॉलिक्यूल का साइज़ होता है 53 माइक्रोमीटर, यानी कि ये डीएनए जो है वो काफ़ी लंबा स्ट्रैंड होता है। तो ये हाईली कॉइल्ड और पैक्ड टाइप में होता है इस डीएनए इस पॉलीहेड्रल हेड के अंदर। और इसके बाद यहाँ पर एक हेड के जस्ट बाद कॉलर रीजन पाया जाता है और कॉलर रीजन में के बाद एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ये ट्यूब लाइक डीएनए मॉलिक्यूल को फर्दर पास होने में हेल्प करता है। और यहाँ पर जहाँ पर ये
ये जो ट्यूब, हॉलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इसके ऊपर एक कवरिंग प्रेजेंट होती है जिसे हम शीद बोलते हैं। और ये जो शीद का जो एंड रीजन है उसके बाद जस्ट प्रेजेंट होती है एंड प्लेट, और इस एंड प्लेट में प्रेजेंट होती है एंड प्लेट पिंस। ये जो प्लेट है ये हेक्सागोनल होती है, इसलिए हम बोलते हैं इसे हेक्सागोनल प्लेट। और इस हेक्सागोनल प्लेट से अटैच होते हैं टेल फाइबर्स। ये जो टेल फाइबर्स हैं इनका साइज़ होता है 1300 एंगस्ट्रॉम। ये टेल फाइबर्स जो हैं ये बैक्टीरियल फाज को बैक्टीरियल सेल के साथ अटैच करने में हेल्प करते हैं। तो और ये जो शीथ रीजन है, ये शीथ रीजन अप्रॉक्सीमेटली 144 कैप्सोमर यूनिट से मिलकर बना हुआ होता है। और ये 144 कैप्सोमर यूनिट जो होती हैं वो 24 रिंग्स में प्रेजेंट होती है, मतलब 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके 24 रिंग्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं। और हर एक रिंग में 6 यानी 6 कैप्सोमर यूनिट प्रेजेंट है। तो इसलिए ये टोटल जो है कितनी हो गई है, 144 कैप्सोमर यूनिट शीथ रीजन में प्रेजेंट है। अब हम ये था जनरल स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफाज। बैक्टीरियोफाज जो है, चूँकि ये वायरस का ही टाइप है तो इसमें जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो एक हम ओवरऑल व्यू के लिए पढ़ रहे हैं कि वायरस में मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं बैक्टीरियोफाज को, और ये अटैक करेगा बैक्टीरियल सेल यानी इकोलाई को। तो फिर कैसे फर्दर मल्टीप्लिकेशन की प्रोसीजर होगी। तो वायरस जो है अपना मल्टीप्लिकेशन कुछ स्टेप्स में फॉलो करता है। जैसे पहला स्टेप होता है एड्सॉर्प्शन, सेकंड स्टेप होता है पेनिट्रेशन, थर्ड स्टेप होता है अनकोटिंग, फोर्थ स्टेप है बायोसिंथेसिस, फिफ्थ स्टेप है मैचुरेशन एंड सिक्स्थ स्टेप होता है रिलीज़ का। अब मैं ये स्टेप्स को डायग्रामेटिक वे में आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले वायरस पार्टिकल जो है आकर बैक्टीरियल सरफेस के ऊपर बैठेगा या अटैच होगा। जैसे ही वो आकर अटैच होगा तो इस स्टेप को बोलते हैं हम एड्सॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन के बाद वायरस पार्टिकल अपने टेल फाइबर को इसके ऊपर एडजस्ट करेगा और शीथ रीजन में एक मूवमेंट होगा, बहुत स्पीड में वो मूवमेंट होगा, और वो हॉलो ट्यूब से जो ये डीएनए मॉलिक्यूल यहाँ पे पैक्ड था वो इस रीजन से निकल कर कहाँ पर आ जाएगा, वायरल होस्ट बैक्टीरियल सेल के अंदर। दिस इज होस्ट बैक्टीरियल सेल। तो सबसे पहले वायरस आकर यहाँ पर अटैच हुआ, इसे हमने बोला एड्सॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन के बाद फाज पार्टिकल ने अपनी हेक्सागोनल प्लेट को यहाँ पे फिक्स किया, पिंस को यहाँ पे फिक्स किया और एक इंजेक्शन जैसा दिया। इंजेक्शन देने की वजह से यहाँ पे जो डीएनए मॉलिक्यूल प्रेजेंट था वो कहाँ पर आ गया, साइटोप्लाज्म में, होस्ट सेल के साइटोप्लाज्म में क्या हुआ, रिलीज हुआ। तो फर्स्ट स्टेप था एड्सॉर्प्शन, जहाँ पे सरफेस कांटेक्ट हुआ फाज और बैक्टीरियल सेल के बीच में। सेकेंड स्टेप में जब फाज डीएनए जो है वो होस्ट बैक्टीरियल सेल के अंदर रिलीज हो गया तो इसे हम बोलेंगे पेनिट्रेशन। यहाँ पर पेनिट्रेशन हुआ। पेनिट्रेशन जब हुआ तो यहाँ पर होस्ट सेल का डीएनए भी प्रेजेंट था। जैसे ही वायरल डीएनए यहाँ पर आएगा तो यहाँ होस्ट सेल के डीएनए को क्या कर देगा, डिसइंटीग्रेट कर देगा, और ये जो फाज पार्टिकल था ये यहाँ से फिर क्या हो गया, हट गया, मतलब अनकोट हो गया। तो इस प्रोसीजर को हम क्या बोलेंगे, अनकोटिंग। जब वायरल डीएनए जैसे ही होस्ट सेल के डीएनए को डिसइंटीग्रेट करेगा, साथ ही साथ ये वहाँ की मशीनरी को क्या कर लेगा, पूरा टेक ओवर करेगा। टेक ओवर इसलिए क्योंकि इसके पास तो खुद कोई मशीनरी है नहीं है, ये यहाँ पर आया है अपनी मल्टीप्लिकेशन करने के लिए, तो ये होस्ट सेल की मशीनरी को इस्तेमाल करेगा। मशीनरी से मतलब है उसमें प्रेजेंट एंजाइम और ऑर्गेनेलीज का इस्तेमाल करेगा अपने प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए। तो चूंकि इसे नंबर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल बहुत सारे बनाने हैं तो ये कौन सी प्रोसीजर करेगा, रिप्लिकेशन करेगा। फिर इसे प्रोटीन का फॉर्मेशन करना है तो प्रोटीन के लिए सेंट्रल डॉग्मा की प्रोसीजर होती है, यानी कि ये पहले ट्रांसक्रिप्शन करेगा, है
है ना, ट्रांसक्रिप्शन करेगा और ट्रांसक्रिप्शन के बाद होगा ट्रांसलेशन, यानी इसको कंबाइनली हम बोलते हैं कौन सी प्रोसीजर हो रही है यहाँ पर, बायोसिंथेसिस की प्रोसीजर हो रही है। इसने डीएनए से अपने डीएनए से बहुत सारे डीएनए मॉलिक्यूल को बनाया पहले, यानी रिप्लिकेशन किया, फिर साथ में बाकी स्ट्रक्चर को बनाने के लिए अब प्रोटीन की ज़रूरत है, तो प्रोटीन की का फॉर्मेशन करने के लिए पहले ये ट्रांसक्रिप्शन करेगा और ट्रांसलेशन करेगा। मतलब जितने भी सेलुलर एंजाइम थे जो रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन में इम्पॉर्टेंट थे, इसने उनको इस्तेमाल किया। साथ में ट्रांसलेशन में राइबोसोम्स को इस्तेमाल किया, यानी इसने होस्ट सेल के ऑर्गेनेलीज को भी इस्तेमाल किया, पूरी मशीनरी को इस्तेमाल किया अपना रिप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन करने में। तो यहाँ पर इसने अपने नए डीएनए मॉलिक्यूल और नए प्रोटीन का फॉर्मेशन किया, यानी कि न्यू वायरल प्रोटीन बने यहाँ पर और न्यू डीएनए मॉलिक्यूल यहाँ पर फॉर्म हुए। इस प्रोसीजर को हम बोलते हैं बायोसिंथेसिस। जब बहुत सब कुछ यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया, जो नेसेसरी कंपोनेंट थे, अब इन कंपोनेंट की क्या होगी, असेंबलिंग होगी। तो यहाँ पर हर एक हेड के अंदर डीएनए मॉलिक्यूल फिर क्या होगा, यहाँ पर सेट होने लगेगा और साथ में टेल फाइबर्स वगैरह आकर यहाँ पे शीद सब आकर यहाँ पर स्ट्रक्चर अटैच होने लगेंगे। तो यहाँ पर बोलेंगे कंपोनेंट की असेंबली हुई और फाइनली ये फाज कंपोनेंट थे वो असेंबल होकर क्या हो गए, मैच्योर हो गए, और ये इस स्टेप को हम बोलेंगे मैच्योरेशन। मैच्योरेशन के बाद ये क्या होगा, कुछ यहाँ होस्ट सेल के एंजाइम्स, लाइसोजाइम्स वगैरह रिलीज़ होंगे और ये लाइसोजाइम्स जो हैं वो बैक्टीरियल सेल वॉल को की लाइसिस करने में हेल्प करेंगे और ये बैक्टीरियल सेल यहाँ से डिस्ट्रॉय होगी और फाज पार्टिकल जो हैं फिर रिलीज़ हो जाएंगे। जब ये रिलीज़ हो जाएंगे तो अगेन इन्फेक्शन कॉज करने के लिए ये कैपेबल होंगे। अब बात करते हैं ये जो इन्फेक्शन से लेकर ये जो असेंबली तक का पीरियड था, इसे हम बोलते हैं एक्लिप्स पीरियड, और इन्फेक्शन से लेके पूरा जो रिलीज़ ऑफ फाज पार्टिकल तक का पीरियड था, इसे हम बोलेंगे लेटेंट पीरियड। तो इस तरीके से इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए किसी भी वायरस में मल्टीप्लिकेशन की प्रोसीजर जो है वो कंप्लीट होती है। अब मैं आपकी स्क्रीन से हट रही हूँ, आप चाहें तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आज के लेक्चर में हमने पढ़ा क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस के बारे में, जिसमें हमने देखा कि क्लासिफिकेशन में कौन कौन से 4 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को कंसीडर किया गया। सबसे पहला था जेनेटिक मटेरियल, सेकंड था कैप्सिड की सिमेट्री, थर्ड था कि एनवेलप प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है, और फिर उसके बाद नंबर ऑफ सब यूनिट कितनी है। उस बेसिस पे हमने क्लासिफिकेशन की स्टडी की और फिर इसके बाद हमें मल्टीप्लिकेशन पढ़ना था। मल्टीप्लिकेशन जो है वो वायरस में सेम पैटर्न को सेम स्टेप्स में फॉलो होता है, इसलिए हमने एक इम्पॉर्टेंट वायरस के बारे में पढ़ा जिसे हम बैक्टीरियोफाज बोलते हैं, और ये बैक्टीरियोफाज का एग्जाम्पल कंसीडर करते हुए हमने एक ओवरऑल वायरस का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे स्टडी किया। आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया हो। थैंक यू सो मच।